नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन डेली पर। आज हम इस वीडियो में भारत के भौगोलिक स्थिति से परिचय होंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो कैसे है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है और उसकी समय रेखा कौन सी है, किस अक्षांश पे है, किस देशांतर पे है। इस संबंध में जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है वो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध या फिर पूर्वी देशांतर। जैसा कि आपको पता है कि जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और इस नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस रेखा के ऊपर ये जो विषुवत रेखा है, भारत इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो ये रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, ये जितनी भी रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इन्हीं रेखाओं पे में जो रेखाएं पूरब की तरफ होती है उन्हें पूर्वी देशांतर, पूरब की तरफ जो रेखाएं होती है उनको पूर्वी देशांतर, और ये जो रेखाएं दक्षिण की तरफ होती है उनको पश्चिम की तरफ होती है उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो इस प्रकार भारत जो है वो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि भारत की अवस्थिति यहाँ पर है। ये विषुवत रेखा हो गई, इसके ऊपर भारत की अवस्थिति है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम वीडियो में जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है, उसको समझने के प्रयास करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है, तथा भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है कि जो इक्वेटर होती है इसके आधार पर पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल और नीचे वाले हिस्से को साउथ पोल या फिर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। तो इसके हिसाब से भारत जो है वो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है, और इसकी अवस्थिति यानी जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ जो देशांतर अक्षांशीय रेखाएं हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं, उसके हिसाब से जो भारत की अवस्थिति है या भारत जो ग्लोब पे स्थित है या फिर पृथ्वी पे स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लोब पे यहाँ भारत है जो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, यानी ये हिस्सा जो है ये हो गया उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आइए वीडियो में हम और आगे जानते हैं, जिससे आगे और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से भारत को अवस्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है, तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दर्शाया गया है कि ये जो रेखा है, जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, इससे जो है भारत 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट पर
अवस्थित है, यानी भारत जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध पे है। और इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। और ये जो अक्षांशीय रेखा है जो भारत के इस बिंदु से इस बिंदु तक है, उसकी लंबाई जो है वो 32 से 14 किलोमीटर है। और इसी प्रकार जो देशांतरीय रेखा है जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई है वो 2933 किलोमीटर की है। आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो चारों बिंदु हैं, इन चारों बिंदुओं का एक नाम है जहाँ पे ये रेखाएं समाप्त होती हैं, इनको किस नाम से जानते हैं। परीक्षाओं में कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है या फिर सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है या उसकी अवस्थिति क्या है, कितने डिग्री पर वो उपस्थित है। आइए आगे जानते हैं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में जो इनके एंड पॉइंट है या फिर आखिरी बिंदु जो होता है जहाँ पे ये रेखाएं समाप्त होती हैं भारत की सीमा पर, उनका नाम क्या है और इनका उपयोग परीक्षाओं में या फिर इसके आधार पर प्रश्न किस तरह बनते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्तर में यानी कश्मीर के पास इस बिंदु को, उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जहाँ पर दक्षिण में इस बिंदु को, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे और इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये उत्तरी बिंदु इंदिरा काल के नाम से जाता है और दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी प्रकार जो देशांतरीय रेखा विस्तार की रेखाएं हैं जो भारत के पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई है, उसके आखिरी बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को किन नामों से जाना जाता है, इसको भी आज हम समझ लेते हैं। जो सबसे पूर्वी बिंदु होता है यानी अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में जाके समाप्त होती है, उसको वालुंगु या किवुतु के नाम से जानते हैं। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु होती है जो गुजरात में है, उसको सक्रीटर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं और जानकारी होते हुए भी कन्फ्यूजन की वजह से हम कभी कभी प्रश्न जो है गलत कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे और समझ लेंगे, तो इससे संबंधित अगर कभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। आइए इसी प्रकार इससे आधारित भारत की ग्लोब पे आधारित बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं, वो कौन कौन से प्रश्न छोटे छोटे आते हैं। थोड़ी सी संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया हूँ, तो समझने का प्रयास करिएगा और हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो भारत का स्थल सीमा है उसकी वो जो है 15,200 किलोमीटर है, जिसमें 92 जिले व 17 राज्य आते हैं। तटीय भाग की सीमा है, यानी तटीय भाग यानी जो भारत का जो हिस्सा समुद्र की तरफ है वो तटीय भाग है। उसकी जो लंबाई है वो 1516 किलोमीटर की है, जिसमें 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इत्यादि को छोड़कर तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर इसको सम्मिलित कर लेंगे तो वो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, और जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से होते हुए जाती है। उत्तर प्रदेश में ये रेखा मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर जाती है। मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर ये रेखा गुजरती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ही एक एकमात्र राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक
8 राज्यों से लगी हुई है। और इसी प्रकार भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं, जिसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो राज्य है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात। इस पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं कि भारत के वो निम्न में से भारत के वो कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। इसमें से 1-2 राज्यों के नाम आ जाते हैं, एक राज्यों के नाम, बाकी कुछ ऐसे ही राज्यों के नाम दे देते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से राज्य किससे सटे हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह प्रश्न हल करने में थोड़ी समस्या हो जाती है। और भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात की है। जैसा कि आप मैप में देखेंगे तो गुजरात ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है इस तरह, तो जिस वजह से इसकी लंबाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी तट रेखा जो है तो सबसे लंबी है। और इसके बाद जो है सबसे मतलब दूसरे नंबर की जो तट रेखा वो आंध्र प्रदेश की है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती भी है। और वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। इन राज्यों से भारत की कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं हैं या ग्लोब क्या है, इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में कि ग्लोब क्या है और अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है और अक्षांशीय और देशांतर रेखा है उस पर जो खींची गई वो भी एक काल्पनिक है, जिससे हम किसी भी पृथ्वी के किसी हिस्से में वहाँ के तापमान, वहाँ की जलवायु इत्यादि और या वहाँ के समय निर्धारण के प्रयोग में लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और छोटे छोटे कौन से वो प्रश्न हैं जो इस तरह की परीक्षाओं में आ जाते हैं भारत के भौगोलिक स्थिति से आधारित। तो मानिसराम जो मेघालय में है वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है तथा लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर तट रेखा को स्पर्श नहीं करती है। वो राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा व झारखंड। और भारत की सीमा को से जुड़े हुए जो 7 पड़ोसी देश हैं वो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान। सबसे छोटी जो रेखा है वो अफगानिस्तान की है जो भारत से लगी है। और पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के 4 राज्यों से लगती है या फिर जुड़ती है। पहला है कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान। और चीन हमारा पड़ोसी राज्य है जैसा कि आपको पता ही है। तो चीन से जुड़े जो भारतीय राज्य हैं वो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब अक्सर देखते होंगे कि चीन जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हमेशा कुछ ना कुछ कब्जा करना और सैनिक गतिविधियों के चलते वो हमेशा चर्चा में रहता है। और आजकल हमारे पड़ोसी एक छोटा सा देश है नेपाल, वो भी आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, जो नेपाल के ही चीन की तरह ही पकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। खैर छोड़िए, नेपाल से जुड़े हुए जो भारतीय राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो जिसकी जानकारी ना होने की वजह से हम फंस जाते हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन की वजह से हम जो है प्रश्न गलत करके आते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं जो स्टूडेंट को फंसाने के लिए दे देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और प्रश्न जो है गलत कर दें। अगर हम इसको पढ़े रहेंगे और जानकारी रहेगी तो हम इसका सही उत्तर दे के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को बताइए और तब तक कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, और अगले वीडियो में हम और भी कुछ कंटेंट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।